Hello everyone. Welcome back to my channel at Anushka Biology 360. So I welcome you all at another lecture of human reproduction. I hope तुम लोगों ने पहला और दूसरा लेक्चर देख लिया होगा, समझ भी आया होगा. अगर कोई टॉपिक नहीं समझ आया तो बता देना, उसके अनदर लेक्चर हम लोग डाल देंगे, ठीक है. और ये पता नहीं उस माइक की वजह से थोड़ा एक आवाज़ से आई थी इरिटेटिंग सी, वो बस शुरू में है तो थोड़ा सा मैनेज करना है यार, ठीक है. मैं ट्राई करूँगी आज वाले में ना आए, ठीक है. तो आज हम बिना ऐसे ज़्यादा टाइम बातों में व्यतीत करें, हम लोग पढ़ लेते हैं चुपचाप, ठीक है. तो देखो, आज हम लोगों को क्या पढ़ना है, फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन, ठीक है. एक सेकेंड बस, हाँ ओके. तो ड्यूरिंग कॉप्यूलेशन मतलब क्वाइटस के टाइम पे सीमन जो होता है रिलीज होता है फ्रॉम द पेनिस इनटू द वजाइना. दिस इज इंसेमिनेशन. ये पहले लेक्चर में बता दिया था कि इंसेमिनेशन क्या होता है, कि स्पर्म्स का मेल बॉडी से फीमेल वजाइनल ट्रैक्ट में ट्रांसपोर्ट होना, इस प्रोसेस को हम लोग इंसेमिनेशन कहते हैं. तो ये होगा कब, क्वाइटस के टाइम पे. तो क्वाइटस के टाइम पे सीमन रिलीज होता है पेनिस से, कहाँ पे, वजाइना में. दिस प्रोसेस इज नॉन एज इंसेमिनेशन. जो मोटाइल स्पर्म्स होते हैं वो स्विम रैपिडली, मतलब वो जल्दी जल्दी से, मोटाइल हैं तो जल्दी जल्दी से चल के चले जाएंगे. पास थ्रू द सर्विक्स, फिर वो सर्विक्स से पास होंगे. एंटर इनटू द यूट्रस, फिर यूट्रस में एंटर कर जाएंगे. और फाइनली एम्पुलरी रीजन में ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, और फेलोपियन ट्यूब के एम्पुलर रीजन में वो फाइनली पहुंच जाएंगे. फिर द ओवम रिलीज्ड बाय द ओवरीज ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड टू द एम्पुलरी रीजन, और जो ओवम रिलीज करा था ओवरी ने, वो भी कहाँ पहुँच जाएगा, एम्पुला में पहुँच जाएगा, जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है. फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है बेटा, एम्पुलरी रीजन ऑफ फेलोपियन ट्यूब, ठीक है. फर्टिलाइजेशन कैन ओनली अक्कर, फर्टिलाइजेशन सिर्फ तभी ही हो सकता है जब ओवम और स्पर्म ट्रांसपोर्ट हों एक साथ साइमल्टेनियसली टू द एम्पुलरी रीजन. जब ओवम और स्पर्म एम्पुला में एक साथ आएंगे उसी टाइम पे फर्टिलाइजेशन हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा. दिस इज़ द रीज़न, यही रीज़न है कि सभी के सभी कॉप्यूलेशन के बाद फर्टिलाइजेशन नहीं होता है और प्रेगनेंसी नहीं होती है. मतलब ये नेसेसरी नहीं है कि कॉप्यूलेशन हुआ है तो प्रेगनेंसी होगी ही होगी, ठीक है. उस कॉप्यूलेशन के बाद प्रेगनेंसी होगी जहाँ पर ओवम और स्पर्म एक साथ एम्पुला में पहुँचे होंगे. आगे आता है बच्चा, द प्रोसेस ऑफ फ्यूज़न ऑफ अ स्पर्म. स्पर्म का, एक मिनट, द प्रोसेस ऑफ फ्यूज़न ऑफ अ स्पर्म विद एन ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. मतलब मेल गैमीट का फीमेल गैमीट से फ्यूज़ करवाना क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है. तो फर्टिलाइजेशन के दौरान होता क्या है, अ स्पर्म कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द जोना पेलुसिडा. मैंने तुम लोगों को सेकेंड लेक्चर में बताया था कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अपने ऊपर एक लेयर बनाता है, दैट लेयर इज नॉन एज जोना पेलुसिडा. तो स्पर्म किसके कॉन्टैक्ट में आया, जोना पेलुसिडा के कॉन्टैक्ट में आया. फिर एंड इंड्यूसेस चेंजेस इन द मेम्ब्रेन दैट ब्लॉक द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म. उसके बाद उस मेम्ब्रेन ने ऐसा खुद के अंदर चेंज लाया जिसकी वजह से कोई दूसरा स्पर्म आगे अब उसको फर्टिलाइज दोबारा से नहीं कर सकता. कई बार इस तरीके से गलत प्रेगनेंसी भी हो जाती है जिसके अंदर फिर अबॉर्शन के अलावा कोई और मेथड नहीं रह जाता, जिसके अंदर एक से ज़्यादा जो स्पर्म होते हैं वो ओवम के कांटेक्ट में आ जाते हैं, ठीक है. तो इसी को बचाने के लिए जो जोना पेलुसिडा है वो ब्लॉक कर देती है बाकी एडिशनल स्पर्म की एंट्री को. दस इट एंश्योर दैट ओनली वन स्पर्म कैन फर्टिलाइज, और फिर ये चीज़ इंश्योर करती है कि सिर्फ एक ही स्पर्म फर्टिलाइज कर सके ओवम को, ठीक है. द सिक्रीशंस ऑफ द एक्रोसोम, एक्रोसोम मैंने तुमको बताया था एंटीरियर पार्ट के ऊपर, स्पर्म के एंटीरियर पार्ट पे कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके पास एंजाइम होते हैं. वो एंजाइम अब क्या काम करेंगे, उसको हेल्प द स्पर्म एंटर इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम थ्रू द जोना पेलुसिडा. जोना पेलुसिडा के थ्रू होते हुए ओवम के साइटोप्लाज्म में पहुंचाने का काम करेंगे कौन बच्चा, एक्रोसोम के एंजाइम. एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द इंड्यूस, एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आने के लिए हेल्प करेंगे कौन, एक्रोसोम के एंजाइम. ये इंड्यूस करेगा क्या, दिस इंड्यूसेस द कंप्लीशन ऑफ द म्यूटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte. देखो, सेकेंडरी oocyte जब अपनी म्यूसिस पूरी कर लेता है, कब करता है, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन. देखो, सबसे पहले हम लोग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में थे, उसके बाद म्यूसिस 1 पूरी हुई कब, प्यूबर्टी के टाइम पे, ठीक है. सेकेंडरी oocyte अब अपनी म्यूसिस 2 कब पूरी करेगा, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन. तो ये याद रखना है, ठीक है. जैसे मेल में था, मेल में तो पहले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर म्यूसिस 1 से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और फिर म्यूसिस 2 से स्पर्मेटिड, एंड देन स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म.
बट फीमेल्स में ये केस बिल्कुल अलग है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में प्राइमरी oocyte बने, प्राइमरी फॉलिकल बने, ठीक है। उसके बाद अगर हम प्यूबर्टी पे जाएं, वो मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में अरेस्ट हो गए जाके, फिर प्यूबर्टी पे आके उन्होंने अपनी प्रोफेज 1 एनाफेज मेटाफेज टीलोफेज सारी कंप्लीट करी, तो उन्होंने अपनी मियोसिस 1 कंप्लीट कर ली। उसके बाद वो टीलोफेज में जाके अरेस्ट हो गए। उसके बाद उन्होंने मियोसिस 2 कब पूरी करी? एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, मतलब सेकेंडरी oocyte अपनी दूसरी मियोसिस कब ख़त्म करेगा? जब स्पर्म आके उसको फर्टिलाइज करेगा। जो सेकंड मियोटिक डिवीजन होगी वो भी अनइक्वल होती है, पहली वाली भी अनइक्वल थी। पहली वाली से क्या बना था? पोलर बॉडी। दूसरे से क्या बनेगा? दूसरे से भी पोलर बॉडी ही बनेगा और रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सेकंड पोलर बॉडी। और अब यहाँ पे दूसरी पोलर बॉडी बनेगी और एक हैप्लॉइड अवम, जिसको ऊटेड कहा है, वो बनेगा, ठीक है। आगे है soon the haploid nucleus of sperm and that of ovum fuse together to form a diploid zygote। सॉरी वो कुकर की सीटी की वजह से घर में थोड़ा सा ऐसा ही रहता है, या समझा करो थोड़ा, ठीक है। हाँ, तो हम कहाँ थे? सून द हैप्लॉइड न्यूक्लियस। अब जो स्पर्म के पास हैप्लॉइड न्यूक्लियस था वो फ्यूज़ कर गया अवम के साथ। अब दोनों के दोनों हैप्लॉइड ने आपस में फ्यूज़ कर लिया, तो बना क्या? 2n बना, सॉरी 2n बना, ठीक है। इसमें यार रीज़न नहीं पता मेरे को किधर है। अब आता है कि हाउ मेनी क्रोमोजोम विल बी देयर इन जाइगोट। जाइगोट में हम लोगों को पता है 46 क्रोमोजोम होंगे। इसमें 23 थे, इसमें 23 थे, रिजल्टेंट में 46 क्रोमोजोम होंगे। वन हैज़ टू रिमेंबर दैट द सेक्स ऑफ द बेबी हैज़ बिन डिसाइडेड एट द स्टेज इटसेल्फ। लेट अस सी हाउ। देखो, अब हम लोग ना मेनली हमारे कल्चर में ऐसा माना जाता है, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे ब्लेम करते हैं कि फीमेल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द बेबी, ठीक है, कि भाई फीमेल हुई है तो फीमेल की गलती है, मतलब फीमेल बेबी हुई है तो माँ की गलती है। बट ऐसा साइंटिफिकली देखें तो नहीं ही होता है, और नहीं होता है बेटा। उन लोगों के कहने से क्या होता है? तो आगे आता है एज यू नो द क्रोमोसोम पैटर्न इन द ह्यूमन फीमेल इज XX। हम लोगों को पता है कि सिर्फ अवम के अंदर, मतलब ओवम कैन ओनली प्रोड्यूस विच गैमीट X, मतलब हमेशा ओवम के पास X ही होगा। ह्यूमन फीमेल कब बनती है? जब X के साथ X फ्यूज़ करे, मतलब एट द टाइम वेयर XX इज प्रेजेंट। और मेल कब बनता है? जब XY होगा। ये जो X होता है ना, X हमेशा फीमेल ही देती है, मतलब ये एक जो जिसमें डबल X है, मतलब फीमेल वाले केस में एक X मेल से आता है। बट फीमेल हमेशा X ही बना सकती है, उसके पास Y बनाने की कैपेसिटी ही नहीं है, ठीक है। सो ह्यूमन फीमेल का जो ओवम है वो हमेशा X गैमेट ही लेके जाएगा। देयरफॉर ऑल द हैप्लॉइड गैमेट प्रोड्यूस्ड बाय फीमेल हैज़ द सेम सेक्स क्रोमोसोम दैट इज़ X। मतलब फीमेल के पास हमेशा X होगा, जबकि मेल के पास जितने भी स्पर्म है, अगर दो मान लेते हैं 10 स्पर्म है, तो 5 में X होगा, 5 में Y होगा। मतलब जितने भी स्पर्म वो प्रोड्यूस करता है उसमें से 50% X के होंगे, 50% Y के होंगे। अब देयर इज़ अ चांस कि X फ्यूज़ करता है कि Y फ्यूज़ करता है, उसके बाद सेक्स डिटरमाइन होगा ना बेबी का। तो हम लोग फीमेल को क्यों ब्लेम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ओनली मेल इज़ रिस्पॉन्सिबल टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द बेबी। सिर्फ उन्हीं के स्पर्म के हाथों में है कि भाई X फ्यूज़ होगा तो फीमेल, Y फ्यूज़ होगा तो मेल बनेगा। आफ्टर फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट द जाइगोट। अब जाइगोट के पास क्या तो XX रहेगा या XY रहेगा। अब वो डिपेंड करता है कि कौन सा स्पर्म आके फ्यूज़ हुआ है, क्या तो Y वाला स्पर्म होगा या X वाला स्पर्म होगा। जाइगोट कैरी XX, जिस जाइगोट के पास XX होगा वो डेवलप होगा फीमेल के अंदर, जिसके पास XY होगा, वो डेवलप होगा बेटा मेल बेबी के अंदर, ठीक है। आगे हम चैप्टर 5 में पढ़ेंगे क्रोमोसोमल पैटर्न और बताएंगे इसके बारे में। तो दैट इज़ वाई साइंटिफिकली अगर अपन देखें, इट इज़ करेक्ट टू से दैट द सेक्स ऑफ द बेबी इज डिटरमाइंड बाय द फादर एंड नॉट बाय द मदर। हम लोग ये कह सकते हैं कि बेबी का सेक्स जो होता है वो मेल डिटरमाइन करता है, ना कि उसकी मम्मी। आगे आता है द माइटोटिक डिवीजन स्टार्टेड द जाइगोट मूव्स थ्रू द isthmus ऑफ द ओविडक्ट कॉल्ड क्लीवेज टूवर्ड्स द यूट्रस। मतलब कि जैसे जैसे जाइगोट मूव करेगा कहाँ पे? isthmus से ओविडक्ट के, मतलब ओविडक्ट के अंदर वो यूट्रस की तरफ आएगा ना बेटा, क्योंकि उसको इम्प्लांट वहीं जाके होना है। अब जैसे जैसे जाइगोट isthmus से होता हुआ मूव करेगा तो वो माइटोसिस करता जाएगा, और उस चीज़ को हमने यहाँ पर्टिकुलर नाम दिया है, दैट इज़ क्लीवेज टूवर्ड्स द यूट्रस। जैसे जैसे वो यूट्रस की तरफ मूव करेगा जाइगोट में क्या होगी? क्लीवेज होगी। और क्या बनाते जाएगा? डॉटर सेल्स बनाते जाएगा, 2, 4, 8, 16, इस तरीके से अलग अलग वो डॉटर सेल्स बनाते चलेगा।
तो हमारे पास अलग अलग डॉटर सेल्स बनती जाएंगी, 2, 4, 8, 16। तो उनको हम क्या कहेंगे, ब्लास्टोमियर्स कहेंगे। तो जो एम्ब्रियो है जिसके अंदर 8 से 16 तक की सेल्स हैं, 8 से 16 ब्लास्टोमियर्स हैं, उसको बेटा हमने कहा है मॉर्यूला। ठीक है, हम कलर चेंज करते हैं थोड़ा ना, ब्लैक ब्लैक ले लेते हैं। ओके, ले लिया भाई हमने। हाँ, तो ब्लास्टोमियर जिसके पास 8 से 16 सेल्स हैं, दैट इज़ नॉन एज मॉर्यूला। मॉर्यूला फिर कंटिन्यू टू डिवाइड, मॉर्यूला में भी डिवीजन चलता रहेगा और फिर वो ट्रांसफॉर्म किस में हो जाएगा, ब्लास्टोसिस्ट में। एज इट मूव्स फर्दर इनटू द यूट्रस, जैसे जैसे वो यूट्रस के अंदर और ज़्यादा मूव करता जाएगा, तो जो ब्लास्टोमियर है इन द ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट के अंदर ब्लास्टोमियर्स हैं, वो अरेंज हो जाएंगी किस में, बाहर वाली लेयर में, दैट इज ट्रोफोब्लास्ट, आउटर लेयर कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट, और अंदर सेल्स का ग्रुप बन जाएगा, इनर ग्रुप ऑफ सेल्स अटैच टू द ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट से अटैच्ड कुछ इनर ग्रुप ऑफ सेल्स जिसको हमने कहा है इनर सेल मास। ठीक है, तो जैसे कि ये है, ये ट्रोफोब्लास्ट वाली लेयर, ये मान लेते हैं ये सेल्स हैं, ये कौन है, इनर सेल मास। तो दिस इज इनर सेल मास, दिस इज ट्रोफोब्लास्ट बेटा। ठीक है, ये बाहर वाली लेयर है ट्रोफोब्लास्ट। इसमें मेरे को इरेजर क्यों नहीं मिल रहा यार, अच्छा वेट, हम ऐसा कर सकते हैं ना इसमें, वाह, एक मिनट जल्दी से इसको इरेज करके अपन टाइम से फिर से शुरू करते हैं। एल्यू, ये क्या हो गया, ये तो बहुत गलत बात हो गई अपने साथ। चलो आगे चलते हैं भाई, छोड़ो इसको। द ट्रोफोब्लास्ट लेयर देन गेट्स अटैच टू द एंडोमेट्रियम एंड द इनर सेल मास गेट्स डिफ्रेंशिएटेड एज द एम्ब्रियो। देखो अब जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है वो अटैच हो जाएगी एंडोमेट्रियम में। ठीक है, एंडोमेट्रियम में कौन अटैच होगा, ट्रोफोब्लास्ट अटैच होगा, थोड़ी सी मोटी ले लेते हैं। ट्रोफोब्लास्ट अटैच हो जाएगा एंडोमेट्रियम के अंदर, और जो इनर सेल मास है वो डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। इनर सेल मास ही क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा बच्चा। अटैचमेंट के बाद जो यूट्राइन की सेल है वो डिवाइड करेगी रैपिडली और ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर लेगी। किधर बताऊँ, जैसे कि ऐसे ये है, ठीक है, ये एंडोमेट्रियम है, यहाँ आके वो इम्प्लांट हुआ, बाद में सेल इसको पूरा का पूरा अपने अंदर संभालेगी इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से अब ये इसके अंदर आ गया सारा सामान। तो इस तरीके से यूट्राइन की सेल ने डिवाइड करा जल्दी जल्दी और ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर लिया, जिसकी वजह से जो ब्लास्टोसिस्ट है वो बिकम क्या हो गया, एम्बेडेड हो गया। अब एंडोमेट्रियम में घुस गया ना, ये एंडोमेट्रियम में एम्बेडेड हो गया यूट्रस की। तो इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन। और फिर इसके बाद क्या आता है बेटा, प्रेगनेंसी आती है। ठीक है, इस चीज़ को हम लोगों ने क्या कहा है, क्या कहा है, इम्प्लांटेशन। वेट, हम लोगों को कुछ नहीं करना भाई, इस चीज़ को हम लोगों ने कहा है इम्प्लांटेशन। एक मिनट, सॉरी यार। उसके बाद यार ये तो हो ही नहीं रहा, काम नहीं कर रहा है ना, नहीं हो रहा यार, ये रहने देते हैं अपन। ठीक है, एक बार फिर से बता देती हूँ मैं जल्दी जल्दी से कि जाइगोट माइटोसिस करता जाएगा, जैसे जैसे वो यूट्रस की तरफ आएगा उस चीज़ को हम लोग कहते हैं क्लीवेज। वो जब डिवाइड करेगा तो उसके अंदर 2, 8, 2, 4, 8, 16 इस तरीके से सेल्स बनेंगे, जिसको हमने क्या कहा है, ब्लास्टोमियर्स कहा है। 8 से 16 वाले को कहा है मोरूला। मोरूला के अंदर भी डिवाइड होगा, मोरेला भी डिवाइड करेगा और ट्रांसफॉर्म हो जाएगा ब्लास्टोसिस्ट के अंदर। ब्लास्टोसिस्ट के अंदर क्या होता है, जो ब्लास्टोमियर होती हैं वो अंदर एक ग्रुप बना लेती हैं सेल्स का, जिसको हम इनर सेल मास कहते हैं, और बाहर वाली लेयर को हम लोग ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। उसके बाद एंडोमेट्रियम में जाके ट्रोफोब्लास्ट अटैच हो जाती है और इनर सेल मास डिफ्रेंशिएट हो जाता है एम्ब्रियो में, और एंडोमेट्रियम की सेल फर्दरली डिवाइड करती हैं और उसको पूरे के पूरे को कवर कर लेते हैं, किसको, ब्लास्टोसिस्ट को। इस चीज़ को हम लोग कहते हैं इम्प्लांटेशन, और इम्प्लांटेशन ही श्योर टेस्ट है किसका, प्रेगनेंसी का। उससे पहले हम लोग कुछ कह नहीं सकते, और इम्प्लांटेशन के बाद ही बेटा क्या होती है, प्रेगनेंसी होती है। ठीक है, तो एक बार हम ऑर्डर ऊपर लिख लें, इधर है जगह, एक बार डायग्राम में तो पढ़ाना ही पड़ेगा ना, तो मैं तुम लोगों को 1 मिनट ये ऑर्डर बता देती हूँ जल्दी से लिख के। सबसे पहले तो है जाइगोट है ही हमारे पास, जाइगोट के बाद देयर इज़ मोरूला, इसके पास सेल्स कितनी है, 8 से 16। इसके बाद वाले को बोलते हैं ब्लास्टुला। ठीक है, ये ऑर्डर कहीं आए तो तुम लोगों को याद रखना है, गैस्ट्रुला। ठीक है, देन उसके बाद बस इतना ही होता है, उसके बाद ऑर्गन वगैरह बनने लग जाते हैं। इधर देखते हैं, हमारे पास ये रहा, छोटा होता है क्या डायग्राम, नहीं होगा छोटा। तो
पहले ABCD से हम लोग याद रखेंगे। A वाला है, उसके बाद B वाला देखो यहाँ पे एग फर्टिलाइज हो रहा है, C के पास 2 सेल्स बनी, D के पास 4 बनी, फिर मॉड्यूला E बना। मॉड्यूला देखो ये E वाला दिखा रखा है यहाँ पे, 1 मिनट में पेन से ले लेती हूँ। ये दिखा रखा मॉड्यूला, ठीक है। मॉड्यूला कहाँ जा रहा है, आगे आगे जाता जा रहा है। फिर H ये अंदर देखो, 1 मिनट इसको जूम करते हैं थोड़ा, ठीक है। देखो ये इनर सेल मास रहा, दिख रहा है, ये सारा इनर सेल मास रहा, ये ट्रोफोब्लास्ट रही, समझ आ गया ना। तो ये ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन हो गया, आ गया ना बेटा समझ। उसके बाद अगर हम देखें F सेल बन गई और G वाली ब्लास्टोसिस्ट हो गई, ठीक है। ये सारा डायग्राम हम लोगों को अब हो गया है क्लियर। अब हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक बचा है वैसे तो। अब आता है प्रेगनेंसी और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है। अब देखो हम लोग देखते हैं यहाँ पे आफ्टर इम्प्लांटेशन के बाद फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जो अपीयर कर जाते हैं ट्रोफोब्लास्ट के ऊपर, जिसको हम लोग कहते हैं कॉरियोनिक विलाई। इम्प्लांटेशन के बाद ट्रोफोब्लास्ट के ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आ जाती हैं जैसे कि विलाई होती है, तो उनका नाम क्या है, कॉरियोनिक विलाई नाम दे दिया। विच आर सराउंडेड बाय द यूट्राइन टिश्यू, जो सराउंड किससे होती हैं, यूट्राइन टिश्यू से सराउंडेड होती हैं। और मैटरनल ब्लड से, मम्मी के खून से वो सराउंडेड रहते हैं। जो कोरियोनिक विलाई होती है ना, और जो यूट्राइन टिश्यू होता है, मतलब कोरियोनिक विलाई और यूट्राइन टिश्यू, वो आपस में इंटरडिजिटेटेड इस तरीके से, ये इस तरीके से हो जाती है, तो आपस में उलझ जाती हैं विद ईच अदर, आपस में दोनों जुड़ जाती हैं और दोनों मिलके एक स्ट्रक्चरल और एक फंक्शनल यूनिट बनाते हैं बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो, मतलब फीटस और मैटरनल बॉडी, मतलब जो अंदर छोटा बेबी है और मम्मी की बॉडी, उन दोनों के बीच में स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कौन बनाता है, ये कोरियोनिक विलाई और यूट्राइन टिश्यू आपस में जुड़ के, और उसका नाम क्या दिया है, प्लेसेंटा, ठीक है। जो प्लेसेंटा होता है उसका काम क्या होता है, वो सप्लाई करता है ऑक्सीजन की एंड न्यूट्रिएंट की बेबी को। ऑल्सो रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अब बेबी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, वो सांस तो लेगा ही ना भाई, वरना मर जाएगा अंदर के अंदर। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड वो रिमूव करेगा, वो प्लेसेंटा का काम होता है कि वो बॉडी से हटाने के लिए उसको लेके आए। एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस्ड बाय द एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो जो भी एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल निकालता है वो सारा प्लेसेंटा लेके आता है, ठीक है। द प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो थ्रू द एन अम्बिलिकल कोड विच हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रियो। जो प्लेसेंटा है वो कनेक्टेड होता है किसके साथ, एम्ब्रियो के साथ, थ्रू किसके थ्रू, अम्बिलिकल कॉर्ड के साथ, जो हम लोग बर्थ के बाद काटते हैं ना, दैट इज़ अम्बिलिकल कोड, जो जिसका हेल्प, मतलब जो क्या काम करती है, विच हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से वापस लाने में और एम्ब्रियो तक ले जाने में काम कौन करवाता है, अम्बिलिकल कॉर्ड काम करवाता है। क्योंकि प्लेसेंटा जो होता है वो कनेक्टेड होता है एम्ब्रियो से, किसके थ्रू, अम्बिलिकल कॉर्ड। तो अम्बिलिकल कॉर्ड एक हाईवे की तरह काम करता है जो इन चीज़ों का लेने देने में काम करवाता है, ठीक है। आगे आता है प्लेसेंटा ओल्सैक्ट। प्लेसेंटा अब एंडोक्राइन टिश्यू की तरह भी काम करता है। अब उसको प्रेगनेंसी मेंटेन करके रखनी है, तो प्लेसेंटा कुछ हार्मोन सिक्रीट करेगा एंड प्रोड्यूसेस सेवरल हार्मोन, और वो कुछ हार्मोन को सिक्रीट करता है जैसे कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन HPL, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन। इन द लेटर फेज, प्रेगनेंसी के बाद की फेजेस के अंदर एक हार्मोन जिसका नाम होता है रिलैक्सिन, ये भी सिक्रीट होता है बाय द ओवरी सिक्रीट करवाते हैं, ताकि जो हमारा क्या बोलते हैं उसको, पेल्विक गर्डल है, वो थोड़ा सा रिलैक्स कर सके। रिलैक्सन इसीलिए होता है और ताकि जो बेबी का बर्थ है वो ईजिली हो पाए। लेटस रिमेंबर, हम लोग याद रखेंगे कि HCG HPL रिलैक्सन ये सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान ही सिक्रेट होने वाले हार्मोन है। कौन कौन, HCG HPL और रिलैक्सन, ये तीनों हार्मोन कब सिक्रेट होते हैं ह्यूमन फीमेल में, एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। इन एडिशन इसके साथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल ऑफ अदर हार्मोन, प्रेगनेंसी के टाइम पे जो बाकी के हार्मोन का लेवल है जैसे कि ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, कोर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन, ये सब ब्लड के अंदर बढ़े हुए होते हैं, ओके। इन सब का जो लेवल होता है वो बढ़ा हुआ होता है। आर इंक्रीज्ड सेवरल फोल्ड इन द मैटरनल ब्लड, मम्मी के ब्लड में ये सारे हार्मोन नॉर्मल से ज़्यादा होते हैं। इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन इज एसेंशियल फॉर सपोर्टिंग द फीटल ग्रोथ, फीटस की ग्रोथ के लिए इन हार्मोन का बढ़ा हुआ होना ही हमारे लिए फ़ायदेमंद है। मेटाबॉलिक चेंजेस इन द मदर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, ताकि जो मेटाबॉलिक चेंजेस हैं मदर में वो सारा आराम से हो सके और जो प्रेगनेंसी है वो इजीली मेंटेन हो पाए। इमीडिएटली आफ्टर द, जैसे ही इम्प्लांटेशन हुआ उसके बाद जो इनर सेल मास होता है एम्ब्रियो जिसको हम कहते हैं वो डिफ्रेंशिएट होगा। पहले हम ये डायग्राम देख लेते हैं। देखो सबसे ऊपर ये प्लेसेंटल विलाई का डायग्राम दिया है, ये प्लेसेंटल विलाई है सारी की सारी,
ये कैविटी ऑफ यूट्रस है, ये यॉर्क सैक, ये छोटा सा दिखाया ना इधर, बैग लाइक, दिस इज यॉर्क सैक, इनसाइड दिस इज एम्ब्रियो, और ये जो है दिस इज अम्बिलिकल कॉर्ड उसकी वेसल्स के साथ, और नीचे प्लग ऑफ म्यूकस एंड सर्विक्स। देन आता है जो इनर सेल मास है वो डिफ्रेंशिएट हो जाता है इनटू एन आउटर लेयर। आउटर लेयर का नाम क्या दिया है, आउटर लेयर इज एक्टोडर्म, इनर लेयर इज एंडोडर्म। फिर बीच की लेयर आती है दैट इज मीजोडर्म, सून बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, मतलब पहले एक्टो और एंडो बनती है, बाद में मीजोडर्म बनती है। दीज 3 लेयर, ये जो 3 लेयर्स होती हैं वही मिलके गिव राइज करते हैं टू ऑल टिश्यूज़ और ऑर्गन, मतलब जितना भी जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो से मतलब पूरा 9 मंथ तक ये तीनों लेयर मिलके ही सारे ऑर्गन बनाने का काम करती हैं। इट नीड्स टू बी मैंशन हियर दैट द इनर सेल मास कंटेन सर्टेन सेल्स जिनको हम स्टेम सेल्स कहते हैं। उन स्टेम सेल्स के पास पोटेंसी होती है कि वो सभी के सभी टिश्यू और ऑर्गन को बना सकें। अब आता है व्हाट आर द मेजर फीचर्स ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एट वेरियस मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। अब अलग अलग महीने के प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या क्या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है। ऐसा तो है नहीं कि तुम 1 महीने में ही सारा का पूरा बच्चा बन गया, ठीक है, धीरे धीरे चीज़ें होती हैं, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो पहले बनेगा। तो हम लोगों को पता है ह्यूमन की प्रेगनेंसी रहती है 9 महीने तक, ठीक है। और डॉग, एलिफेंट, कैट में कितने रहते हैं, देखो मेरे को डॉग और कैट का तो पता नहीं है, एलिफेंट का मैं बता सकती हूँ, उसका लगभग 22 महीनों तक रहता है। 20 से 22 लगभग हम 2 साल का कह सकते हैं, इसीलिए इसको सबसे ज़्यादा इमोशनल एनिमल भी कहा जाता है। ये फैक्ट मेरे को थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है तो मैं याद रखती हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों, फाइंड आउट इन ह्यूमन, हाँ ये तुम लोग फाइंड आउट करना, ठीक है। एलिफेंट का मैंने बता दिया, ह्यूमन्स का मैंने बता दिया। ह्यूमन बीइंग के अंदर 1 महीने के बाद, प्रेगनेंसी के 1 महीने के बाद एम्ब्रियो का हार्ट बन जाता है, क्योंकि हार्ट ज़्यादा ज़रूरी है पूरी बॉडी को ब्लड पंप करने के लिए, हार्ट तो चाहिए। अब एम्ब्रियो को उस दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है उस टाइम पे, ठीक है, तो अभी दिमाग की ज़रूरत नहीं है, तो हार्ट बन गया पहले। द फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फिटस में बी नोटिस्ड बाय लिसनिंग टू द हार्ट साउंड केयरफुली थ्रू द स्टेथोस्कोप। जो पहला साइन है कि फिटस ग्रो हो रहा है वो हम कैसे नोटिस कर सकते हैं, उसकी हार्ट की साउंड को सुन के, स्टेथोस्कोप के हेल्प से। बाय द एंड ऑफ द सेकेंड मंथ, जैसे ही दूसरे महीने का एंड हुआ, जो फिटस होता है वो डेवलप कर लेता है लिम्स और डिजिट, मतलब अपनी उंगलियाँ। फिर और सेकेंड मंथ में क्या बन गया, लिम्स और डिजिट्स बन गए। बाय द एंड ऑफ 12 वीक, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर, मतलब 3 महीने बीत गए। अब 1 महीने में 4 हफ्ते आते हैं लगभग, अपन देखें तो 12 हफ्ते चले गए, मतलब 3 महीने चले गए, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो गया। फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब 3 महीने के बाद जो मेजरली जो ऑर्गन हैं वो सारे बन जाते हैं, सभी के सभी ऑर्गन्स बन गए जो मेजर हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जैसे कि लिम्स बन गए, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स हो गए वो भी बन चुके होंगे, आर वेल डेवलप्ड, वो अच्छे से डेवलप हो जाते हैं। द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फिटस, फिटस की पहली मूवमेंट कब दिखती है, एंड द अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन द हेड आर यूजुअली ऑब्जर्व ड्यूरिंग द 5th मंथ। 5वें महीने के दौरान फिटस की पहली मूवमेंट देखने को मिलती है और उसकी हेड के ऊपर बाल आ जाते हैं, हेड के ऊपर सर आ जाता है, सॉरी, उसके हेड के ऊपर बाल आ जाते हैं। बाय द एंड ऑफ अबाउट 24 वीक, मतलब 6 महीने के बाद, तो मतलब सेकेंड ट्राइमेस्टर। अब 6 महीने बीत गए तो बॉडी के ऊपर फाइन हेयर, मतलब जितने भी बाल जहाँ जहाँ होते हैं वहाँ वहाँ उग जाते हैं, अच्छे से बाल वाल आ जाते हैं, उसकी आईलिड्स वगैरह हो जाती हैं, आईलिड उसकी सेपरेट हो जाती हैं, आई लैशेज़ भी बन जाती हैं उसकी। बाय द एंड ऑफ, जैसे ही 9 मंथ हुए प्रेगनेंसी के, द फिटस इज़ फुली डेवलप्ड, फिटस अच्छे से डेवलप हो चुका है एंड इज़ रेडी फॉर डिलीवरी। ऐसा नहीं डिलीवरी बॉक्स में डाल के डिलीवर कराए तुम, है ना, मतलब पार्चुरेशन का टाइम आ गया है। अब हमारा टॉपिक है लास्ट इस चैप्टर का, पीले कलर से लिखेंगे हम इसको, ठीक है, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज़ अबाउट 9 मंथ, हम लोगों को पता है 9 महीने तक प्रेगनेंसी होती है, विच इज़ कॉल्ड, जिसको हम गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। विगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस, ये मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। Vigorous contraction of the uterus at the end of pregnancy causes expulsion delivery of the fetus। यूट्रस के अंदर विगरस बहुत तेज़ी से कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, जिसकी वजह से फिटस का एक्सपेल्शन और डिलीवरी हो पाए। इस प्रोसेस को, जिसके अंदर फिटस का चाइल्ड बर्थ होता है, मतलब चाइल्ड बर्थ जिसके अंदर फिटस की डिलीवरी होती है, इसको हम पार्चुरेशन कहते हैं, ठीक है। पार्चुरेशन इज़ इंड्यूस्ड बाय अ कॉम्प्लेक्स। अब पार्चुरेशन इंड्यूस कौन हो करेगा, मतलब कौन बताएगा कि भाई पार्चुरेशन का टाइम हो गया। ये एक कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म होता है। द सिग्नल फॉर पार्चुरेशन, अब सिग्नल कौन देगा, ऑरिजिनेट फ्रॉम जो फुल्ली डेवलप्ड फिटस है, पूरा डेवलप हो गया फिटस, वो बताएगा कि भाई मेरे को बाहर आना है, एंड द प्लेसेंटा, और जो प्लेसेंटा है वो बताएगा कि भाई इसको बाहर ले लो अब। विच इंड्यूस माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, जो कि माइल्ड यूट्राइन, यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे, जिसको हम फिटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं।
दिस ट्रिगर, अब ये क्या ट्रिगर करेगा, रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन, ये ऑक्सीटोसिन को निकालेगा कि भाई ऑक्सीटोसिन बाहर निकलो फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी, कहाँ से, मैटरनल मम्मी की पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन बहुत सारा बाहर निकलेगा। ऑक्सीटोसिन एक्ट करेगा यूट्रस की मसल के ऊपर, यूट्रस की मसल के ऊपर काम किया तो क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो गई, विच इन टर्न स्टिमुलेट, वो बाद में क्या स्टिमुलेट करेंगी, फर्दर सिक्रेट, फिर और ऑक्सीटोसिन आएगा। द स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स बिटवीन द यूट्राइन contraction and oxytocin secretion continues resulting in the stronger and stronger contraction। जैसे जैसे ऑक्सीटोसिन रिलीज होता जाएगा वैसे वैसे कॉन्ट्रैक्शन और स्ट्रॉन्ग होती चली जाएंगी, ठीक है। दिस लीड्स टू एक्सपल्जन ऑफ द बेबी, जिसकी वजह से बेबी बाहर आ जाएगा। दिस लीड्स टू एक्सपल्शन ऑफ द बेबी आउट ऑफ द यूट्रस, फिर यूट्रस से बेबी बाहर आ गया थ्रू बर्थ कैनाल। रिमेंबर व्हाट इज बर्थ कैनाल, वजाइना प्लस में सर्विक्स की कैविटी, ठीक है। सर्विकल कैनाल प्लस में वजाइना इज नॉन एज बर्थ कैनाल, दैट इज पार्चुरेशन हो गया। सून आफ्टर द इन्फेंट ऑफ डिलीवरी, जो प्लेसेंटा है उसको भी बाहर निकाल दिया जाता है। वट डू यू थिंक द डॉक्टर इंजेक्ट टू इंड्यूस डिलीवरी, अगर जैसे कि 9 महीने हो गए बट किसी को वो कॉन्ट्रैक्शन वाले फील नहीं हो रही है कि भाई हाँ बेबी बर्थ के लिए रेडी नहीं है, बट आफ्टर 9 मंथ उसका प्रेगनेंसी का टाइम पूरा हो चुका है, तो डॉक्टर ऑक्सीटोसिन मतलब बनाया हुआ ऑक्सीटोसिन जिसको हम पिटोसिन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं बेटा, पिटोसिन इंड्यूस करते हैं किसके लिए, प्रेगनेंसी को मतलब ओवर करने के लिए, मतलब कि पार्चुरेशन के लिए। अब आता है जो मैमरी ग्लैंड होती हैं फीमेल की, वो डिफ्रेंशिएट होने लग जाती हैं, सेल्स डिफ्रेंशिएट करती हैं ताकि मिल्क बना सकें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे, और वो मिल्क बनाना शुरू कर देती हैं टूवर्ड्स द एंड ऑफ प्रेगनेंसी बाय द प्रोसेस लैक्टेशन के प्रोसेस के थ्रू वो लोग मिल्क बनाना शुरू कर देते हैं। ये क्या हेल्प करता है, दिस हेल्प इन मदर इन फीडिंग द न्यू बोर्न, जो न्यू बोर्न होता है उसको हम, तुम ऐसे थोड़ी जो नया नया उसको तुम मैगी खिला रहे हो ले जाके, है ना, उसको तो मम्मी दूध पिलाएगी। तो ये जो लैक्टेशन है ये सारा काम किस लिए होता है, ताकि वो जो नया बेबी हुआ है उसको मम्मी मिल्क पिला सकें। तो जो शुरू के डेज़ में मतलब 1-2 दिन में जो मिल्क प्रोड्यूस होता है उस लैक्टेशन के टाइम पे उसको हम कोलोस्ट्रम कहते हैं, मतलब इनिशियल फ्यू डेज़ में लैक्टेशन के जो मिल्क बनता है दैट इज़ नॉन एज कोलोस्ट्रम, जिसके पास कुछ एंटीबॉडीज़ होती हैं, मेनली इसके पास होता है IgA, ये हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में पढ़ेंगे। इसके पास होता है IgA, एब्सोल्युटली एसेंशियल टू द डेवलप रेजिस्टेंस फॉर द न्यूबॉर्न बेबी, ताकि उनके पास कोई मतलब ऐसी बीमारी ना आए, ताकि उसमें रेजिस्टेंस डेवलप हो सके। इसके लिए कौन ज़रूरी है, एंटीबॉडी ज़रूरी है, मतलब कि मम्मी का मिल्क ज़रूरी है। ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज़ रिकमेंडेड बाय डॉक्टर फॉर ब्रिंगिंग अप अ हेल्दी बेबी। ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ज़रूरी होता है बेटा, अदरवाइज मैरास्मस, क्वाशियोरकर, ये बीमारियां हो सकती हैं नई बेबी को। इसी वजह से ब्रेस्ट फीडिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ताकि अगर हमें कोई हेल्दी बेबी प्रोड्यूस करना है तो ये चीज़ ज़रूरी है। तो यहाँ ख़त्म होता है हमारा चैप्टर। आई थिंक इसके 3 लेक्चर हो गए ना, 3 ही हुए हैं शायद, चलो छोटा ही चैप्टर था पिछले वाले से। तो अब हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे, कौन सा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। वो भी छोटा सा ही, लगभग 2 लेक्चर लगेंगे उसमें, 2 लेक्चर में वो ख़त्म हो जाएगा। सो आई होप तुम लोग NCERT रेगुलर पढ़ रहे हो, तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं आ रही, कुछ भी प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, ठीक है, मैं ध्यान रखूँगी। और बाकी ठीक है, पढ़ो भाई अच्छे से, फिर टाटा बाय बाय, गॉड ब्लेस यू भाई ऑलवेज, तुम्हारा सिलेक्शन इस बार श्योर है, तो टाटा।